नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी कैपिटल टीम में। आज हम हिंदी जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है जिसकी तैयारी आप सब कर रहे हैं उसके एक सेक्शन है आदिकाल, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं आज की पढ़ाई में। तो ये जैसा कि स्क्रीन पे आपके लिखा हुआ क्रैश कोर्स, हम इसी के सिलसिले में आज आदिकाल पर चर्चा करेंगे। पहली चीज़ जो आदिकाल में प्रश्न से संबंधित बातें बनती हैं वो बहुत सारी, चूंकि हिंदी साहित्य के बहुत सारे इतिहासकार हैं, बहुत सारी उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। तो अब जो प्रश्न बनता है आदिकाल की शुरुआत में वो है कि पहला कवि किससे माना जाए। तो शिव सिंह सेंगर, जिनकी पुस्तक आप सब जानते हैं, 1883 में उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, शिव सिंह सेंगर की। उस पुस्तक में है शिव सिंह सरोज पुस्तक का नाम, जिसे शुक्ल जी जो है वृत्त संग्रह, चूंकि उन्होंने नाम दिया है, अपने से पूर्व जितना भी काम हुआ है साहित्य के इतिहास संबंधित कवि वृत्त संग्रह की बात करते हैं। तो शिव सिंह सरोज जो पुस्तक है उसमें उन्होंने पुष्य दंत या पुष्य कवि, पुंड, तमाम नाम है उनके, तो उन्हीं को मानते हैं अपना पहला कवि, 7वीं शताब्दी के कवि। उसके बाद जो अगले कवि के रूप में राहुल सांस्कृत्यायन जी और जो बाकी लोग भी मानते हैं एक सर्वमान्य, चूंकि यहाँ जो बात लिख गई सर्वमान्य की वो है कि सर्व स्वीकारित उक्ति मिली हुई है उस पुस्तक उन कवि को। तो उन कवि का नाम है सरहपा, 7वीं शताब्दी के कवि हैं, आप सब जानते हैं। सिद्धों में उनका प्रमुख नाम है, प्रमुख स्थान है। और राहुल सांस्कृत्यायन की पुस्तक आप सब जानते हैं कि जो हिंदी का विधारा के नाम से, राहुल सांस्कृत्यायन की पुस्तक हिंदी का विधारा के नाम से 1945 में आई थी। ये बार बार मैं जिक्र कर दे रहा हूँ पुस्तकों का, क्योंकि ये इसे साथ में चलते रहना बहुत ज़रूरी है। आप सब जब पुस्तकों को बार बार सुनेंगे, बार बार श्रवण से चीज़ें आपके अवचेतन में बैठेंगी, मस्तिष्क में बैठेंगी। प्रवेश परीक्षाओं में चूंकि ऑप्शन का दौर है, ऑब्जेक्टिव का दौर है, तो प्रश्न ऐसे ही बनेंगे। तो आप सब जानते रहें कि कौन कौन सी पुस्तकों में किस चीज़ का जिक्र हुआ है। अगला जो नाम राम कुमार वर्मा रखते हैं स्वयंभू का, स्वयंभू क्रम से अगर बात करें तो स्वयंभू जो है जैन कवि हैं, अपभ्रंश के कवि हैं, और पौमचर्यू जैसी रचनाएं स्वयंभू की हैं। तो राम कुमार वर्मा, उनका 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, उनकी कृति है, और वो स्वयंभू को आदिकाल का पहला कवि मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त की बात करें, शालिभद्र सूरी को, जो भारतेश्वर बाहुबली रास के लेखक हैं, भारतेश्वर बाहुबली रास के कवि हैं गणपति चंद्रगुप्त, उसे उन्हें अपना पहला कवि मानते हैं आदिकाल का। और इनकी जो पुस्तक है गणपति चंद्रगुप्त की पहली न कहें बस हिंदी साहित्य की जो इतिहास की जो पुस्तक है 1945 में, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो ये इसको ध्यान रखेंगे आप सब। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी मुंज को अपना पहला कवि मानते हैं, कवि मुंज को। और एक फैक्ट और जाना जरूरी है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी, जो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने का जो शुरुआत है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने शुरू किया था। उसके बाद शुक्ल जी ने उसे पुरानी हिंदी कहा है, और हिंदी साहित्य का इतिहास पुरानी हिंदी से मानते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत, तो वो बात उन्होंने चंद्रधर शर्मा गुलेरी से ली है। अगला जो नाम है हज़रत प्रसाद द्विवेदी, वो अब्दुल रहमान कई भांति से इन्हें उच्चरित किया जाता है इन नामों को। वो हज़रत प्रसाद द्विवेदी इनको मानते हैं। और हज़रत प्रसाद द्विवेदी की 3 पुस्तकें हिंदी साहित्य के इतिहास में हम जानते हैं। वो हिंदी साहित्य का आदिकाल है, हिंदी साहित्य की भूमिका है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास की बात करते हैं, वो भी है। बच्चन सिंह जो है विद्यापति को अपना पहला कवि मानते हैं, इनकी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। और जो प्रथम जो है ग्रंथ की बात करते हैं अगर हम हिंदी साहित्य के, तो मैं जो है स्क्रीन ऊपर करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ। अब बात है प्रथम ग्रंथ किसे माना जाए, ये तो सारे कवियों की बात होगी। प्रथम ग्रंथ किसे माना जाए, तो देवसेन का श्रावकाचार ये प्रथम ग्रंथ है। और प्रथम महाकाव्य और महाकवि शुक्ल जी इस पे अपना मत रखते हैं, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो की चंद्रवरदाई जो है वो प्रथम महाकाव्य और महाकवि स्पष्ट है। आगे हम बढ़ते हैं। तो अब सारे कवियों ने जो है हिंदी साहित्य का विभाजन
अपने अपने तरीके से किया है अपनी अपनी पुस्तकों में। तो शुक्ल जी जो विभाजन करते हैं वो आप सब देखें कि उन्होंने आदिकाल का जो विभाजन है वो 4 प्रकरणों में किया है। प्रथम प्रकरण सामान्य परिचय, जिसमें उन्होंने 1.5 पेज में बात रखी है उसके बारे में, और अपभ्रंश काव्य दूसरा उनका प्रकरण है, तीसरा प्रकरण है देश भाषा काव्य, और चतुर्थ प्रकरण है फुटकल रचनाएं। हाँ, कई बार ऐसे प्रश्न बनते हैं कि विद्यापति को या फिर अमीर खुसरो को शुक्ल जी किस प्रकरण में रखते हैं, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक में तो शुक्ल जी क्या क्या बातें अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं, सारी बातें हिंदी साहित्य के संवेदना के इतिहास में, हिंदी साहित्य और संवेदना के इतिहास में रामस्वरूप चतुर्वेदी स्पष्ट करके रखे हुए हैं। तो ये आप सब ध्यान रखेंगे, 4 प्रकरण में बातें कही गई हैं शुक्ल के इतिहास में। समय सीमा पे अलग अलग मत है, समय सीमा पे भी, कि आदिकाल की शुरुआत कब मानी जाए, आदिकाल का समापन कब माना जाए, तो इस पे भी ध्यान दें। जो एक सामान्य मत है 1000 से 1400 ईस्वी का, शुक्ल जी इसमें 1050 संवत की बात करते हैं। जो उन्होंने संवत में, चूंकि अपनी पुस्तक में जो सन है, जो समय काल जो संवत में रखा है, तो वो 1050 से 1375 संवत की बात करते हैं। पर हजारी प्रसाद द्विवेदी और भी विद्वान हैं जो 1000 की बात करते हैं। इसमें एक और बात आप सब जान लें कि राम कुमार वर्मा 750 से मानते हैं, क्योंकि वो जो सिद्धों का काल है वहाँ से अपने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसकी शुरुआत मानते हैं। और एक और बात कि महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन, बहुत बड़े विद्वान हिंदी साहित्य में और अपभ्रंश और तमाम भाषाओं के जानकार, उन्होंने भी वहीं से अपनी जो आदिकाल की शुरुआत है वो वहीं से मानी। उन्होंने बाकायदा सिद्ध सामंत काल इसलिए रखा भी है क्योंकि वो सिद्धों को हिंदी साहित्य के इतिहास का अभिन्न अंग मानते हैं, जबकि शुक्ल जी तमाम ऐसे रचनाकारों को, जैनियों को या फिर सिद्धों को, बौद्धों को ये कहकर अलग कर देते हैं कि ये सांप्रदायिक रचनाएं हैं, धार्मिक रचनाएं हैं, इनका साहित्य से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। ये सारे फैक्ट्स हैं जो जानना जरूरी है एक बेहतर समझ के लिए हिंदी साहित्य के। आप जब उसकी विचारधारा पढ़ेंगे, जब लेखकों की बातों को आप समझेंगे, मतों को समझेंगे, तो आपको फैक्ट याद करने जैसी चीजें, भारी भरकम चीजें आपको बोझिल नहीं लगेंगी, आप चीजों को समझ समझ के पढ़ेंगे। और नामकरण के संबंधित तो हम सब जानते हैं कि जो वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान पुस्तक थी ग्रियर्सन की, तो उस पुस्तक में बाकायदा ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में बांटा है। उसमें प्रथम जो काल है, जो आदिकाल से हम जानते हैं, उन्होंने चारण काल नाम दिया है, और चारण काल उसे कहते हैं हम। तो वहीं से शुक्ल जी ने भी बाकायदा जिक्र किया है कि इसे हम चारण काल कह सकते हैं, क्योंकि ग्रियर्सन उसके पहले पुट दे चुके थे। जब ये प्रश्न बनेगा कि चारण काल कौन कहता है आदिकाल को, तो आप ग्रियर्सन की तरफ जाएंगे। जो अगला प्रश्न है प्रारंभिक काल, तो प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, उनकी पुस्तक आप सब जानते हैं 1913 में मिश्र बंधु विनोद नाम की कृति है, जो है 3 भागों में शुरुआत में निकली थी, उसके बाद एक भाग उसका 1934 में भी आया था। प्रारंभिक काल वो कहते हैं आदिकाल को। अगली हमारी जो नामकरण में जो अगला नाम है वो आदिकाल है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के हम सब जानते हैं 3 पुस्तकें हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी से आदिकाल कहते हैं, उन्होंने भी काल का विभाजन 4 भागों में किया है। और वो जो आदिकाल है, जैसे हम आदिकाल सामान्य भाषा में कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे आदिकाल ही कहते हैं। राम कुमार वर्मा, आप सब जानते हैं उनकी पुस्तक हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और उन्होंने 750 संवत से इसकी शुरुआत मानी है। तो वो नाम बाकायदा रखते हैं संधिकाल एवं चारण काल। अब अगली पुस्तक जो अगला जो नामकरण है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है, बीज वपन काल। तो बीज वपन काल यानी कि बीज बोना जैसा, तो हिंदी साहित्य का जो बीज बोया गया वो आदिकाल में ही बोया गया, शुरुआत वहां से हुई, तो उन्होंने बहुत अच्छा नाम दिया है बीज वपन काल। इसे आपको याद रखना चाहिए कि ये महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल कहते हैं। अब हम बात करते हैं अगला जो है प्रथम कवि के बारे में। तो ये तो बात स्पष्ट हो गई, शुक्ल चंद्रवरदायी को मानते हैं, राम कुमार वर्मा स्वयंभू को, राहुल संस्कृत्यायन सरहप्पा को, और शिव सिंह सिंगर पुष्य को, यानी पुष्यदंत को, शिव सिंह सरोज में। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है हिंदी साहित्य का इतिहास जो संपादन नगेंद्र ने किया है, उसमें जो आदिकाल का सेक्शन है वो उसके लेखक हैं डॉक्टर राम गोपाल वर्मा। तो उन्होंने बहुत सारी बातें जो लिखी हैं उसमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे हैं कि हिंदी साहित्य के आरंभ का प्रश्न हिंदी भाषा के आरंभ से जुड़ा हुआ है, सिर्फ भाषा के आरंभ से भी नहीं जुड़ा हुआ है, उसमें तमाम जो है वैचारिक बातें भी हैं कि कहाँ से माना जाए साहित्य, और साहित्य का समाज से जो सरोकार है वो जब शुरू हो जाए। क्योंकि भाषा अगर मान लीजिए सांप्रदायिक जो ग्रंथ हैं वो अगर शुद्ध हिंदी भाषा में लिखे जा रहे हैं, तो क्या हम उसे हिंदी साहित्य का इतिहास मान लेंगे? उसमें अगर समाज नहीं आ रहा है तो उसे क्या हिंदी साहित्य के अंतर्गत रखेंगे?
तो ये एक बहुत जो कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है, इस पे चर्चा करने योग्य बात है। तो हम कुछ बातें देखेंगे डॉक्टर राम गोपाल वर्मा की तरफ से कि वो क्या कह रहे हैं, और तमाम बातें आप सब स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं जो स्क्रीन पे लिख के आ रही हैं आदिकाल के संदर्भ में। कि जो है भारत के फारसी भाषा के कवि औफी ने सर्वप्रथम मध्य देशीय भाषाओं के लिए हिंदवी का प्रयोग किया था। और हिंदवी बच्चन सिंह स्पष्ट करते हैं अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कि हिंदी, हिंदवी और हिंदुई ऐसे तमाम शब्द जो है वो हिंदी जो क्षेत्र है, जो भाषा क्षेत्र इस उत्तर भारत का हम मध्य देश के नाम से संबोधित करते हैं, उसमें बहुत पहले से इन शब्दों का प्रयोग जो है लोकल भाषाओं के लिए, जैसे ब्रज के लिए, अवधी के लिए, उर्दू के लिए, फारसी मिश्रित हिंदी के लिए, तमाम जो है भाषाओं के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है बहुत पहले से। और बहुत पुराने पुराने उसके पुट मिले हैं। आप जब बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें शुरुआत में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, जब अपभ्रंश काव्य शुरू होता है उसके पहले से ही। तो ये बातें हो गई आप सब। बाकी हम सिद्ध साहित्य पे आते हैं सीधे, और आप सब पुराने जो है स्क्रीनशॉट उसे वीडियो बैक करके लेके जाके ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। फैक्चुअल चीजें हैं, ध्यान रखेंगे। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की व्रजयान या सहजयान शाखा से था। यहाँ कुछ वर्तनी की अशुद्धि है तो इसे सही करने की जरूरत है। इनका स्थान भारत का पूर्वी हिस्सा था। इन्होंने अपनी भाषा में संधा भाषा का नाम दिया था। ये ध्यातव्य है, ये बहुत ध्यान रखें। संधा भाषा शब्द जो है, जब हम प्रश्न बनेंगे तो ऐसे बनेंगे, संधा भाषा शब्द का प्रयोग कौन से मत के लोग करते हैं या फिर कौन से दौर के कवि करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे सिद्धों द्वारा प्रयुक्त भाषा है। और संधा भाषा समझ लीजिए यूं कि कूट भाषा में चलने वाली, क्योंकि साहित्य में हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका अपना एक निश्चित अर्थ होता है। तो संधा भाषा वहाँ अध्यात्म से जुड़ी भाषा है जो कि सिद्धों में प्रचलित रही है। प्रथम सिद्ध कवि सरहपा, जिन्हें राम कुमार वर्मा भी मानते हैं, और जो हम राहुल संस्कृत्यायन जी हैं वो तो स्पष्ट रूप से मानते हैं। सरहपा के अन्य नाम है सरोह व्रज या राहुल भद्र। ज्योतिरेश्वर ठाकुर वडरत्नाकर में 84 सिद्धों का उन्होंने जिक्र किया है। ज्योतिरेश्वर ठाकुर की जो कृति है वडरत्नाकर, मैथिली मिश्रित जो है भाषा है उसकी। और महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्धो गानो दोहा का संकलन किया, जिसमें सिद्धों की रचनाएं संकलित हैं। ये भी प्रश्न पूछते हैं कि दो प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस दृष्टि से कि बौद्धो गानो दोहा, ये है महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री का, और दूसरा है दोहा कोश, इसके संपादक हैं प्रबोध चंद्र बागची। और इसमें सरहपा, कन्हपा और तमाम जो सिद्ध हैं उनके दोहे संकलित हैं। तो ये दोनों प्रश्न ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है। और हाँ, बच्चन सिंह अपनी जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है उसमें स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि सरहपा को आक्रोश का पहला कवि मानते हैं। यानी चूंकि उनका कथन ये है कि आक्रोश की जो पहली भाषा है वो हमें सरहपा में दिखाई देती है। तो जो आक्रोश आप समझ रहे होंगे कि उस दौर में जो कि ब्राह्मण धर्म था और जटिलताएं थी, धार्मिक जटिलताएं थी, उसमें सरहपा अपनी आवाज़ उठाते हैं सिद्धों की तरफ से। और तमाम जो आप सब जानते हैं सिद्धों में बहुत तमाम नीची जातियों के जो है धर्मावलंबी जुड़े हुए थे उससे, तो उनकी भी बात रखते हैं। तो आक्रोश की पहली भाषा जो हमें सरहपा में दिखाई देती है। शब्रपा, चर्यापद जो गीतों के क्रम में लिखे गए हैं, पदों के क्रम में, जिनकी बाद में परवर्ती कबीर के जो है रमैनी जैसे पद हैं उन्हें परवर्ती माना जाता है। उसी सिलसिले की रचनाएं मानी जाती हैं, उसी क्रम की परवर्ती रचनाएं। और ये पूर्वी भाषा में, यानी कि हम जिसे आज का मगही, आज की मैथिली कहते हैं, उसकी जो पुरानी जिसकी पेरेंटल लैंग्वेज है वो हम वहां से ले सकते हैं कि चर्या पद में ऐसी भाषाओं का प्रयोग होता था। लुइपा का सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान इन्हें प्राप्त है। लुइपा को सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। तो ये सारे जो है प्रश्न आप सब देख रहे हैं, सारे फैक्ट्स आप सब देख रहे हैं, इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। हुबहू उठा के कई बार इन सारी बातों को रख दिया जाता है। तो ऐसे ही तमाम वीडियोस देखने के लिए आप जुड़े रहिए स्टडी कैपिटल टीम के साथ। हम आने वाले दिनों में ऐसे तमाम वीडियोस लाएंगे। और दूसरी चीज़ की एमए की जो है एमए क्रैश कोर्स प्रारंभ हो गया है एमए की प्रवेश परीक्षाओं के लिए, वो हम ऑनलाइन उसकी क्लासेस चल रही हैं। तो आप सब स्टडी कैपिटल टीम से जुड़ें और हमारे साथ पढ़ें अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।